हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये है सेट नंबर 5 पार्ट 1। 50 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन हमको मिल जाता है वो है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम क्या देख पाते हैं, टी के बाद डब्ल्यू आ रहा है। टी होता है 20 और डब्ल्यू होता है 23। आपको यहाँ पे जो इनके अक्षरों से रिलेटेड जो गिनतियाँ होती हैं तो बड़ी आसानी से याद हो गई होंगी। इतने दिनों से आप पढ़ते आए हैं, याद हो जाती हैं। तो टी के बाद यहाँ पे +3 हो रहा है, बात समझ रहे हैं। ई होता है 5, एच होता है 8, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है। ए होता है 1, डी होता है 4, +3 हो रहा है। और एम के बाद पी जो हो रहा है यहाँ पे भी +3 ही हो रहा होगा। 13 13 3 16 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कॉइन्स, इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो सी होता है 3, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 यानी कि हो जाएगा अपना एफ़। ओके, एफ। ओके, एफ के बाद ओ होता है 15, 15 3 18, 18 यानी कि आर, ठीक है, आर हो जाएगा। आई होता है 9, 9 3 12, 12 जो होता है वो होता है एल का, एल। और एफ आर एल, तो यहाँ पे एफ आर एल अभी दो लोगों में सेम है। और हम आखिरी वाला एस या फिर एन, एन होता है 14 और 14 3 17, 17 होता है किसका? 17 होता है पी क्यू आर, क्यों का होता है, ठीक है, क्यों का होता है 17। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला विकल्प है वो हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, याद हो जाएगा। अब अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज में कितनी आकृतियाँ हैं ये आपको मतलब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको गिनना है। और मैं आपको बता दूं कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई लोगों को जोड़ कर आता है। यहाँ पे सिंगल जो होता है तो उसको देखते ही 8 मिल जाता है। हालांकि मैं आपको गिन के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये सिंगल सिंगल गिन 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 तो सिंगल सिंगल वाला हो गया और ये हो गया 5 और उल्टे वाले 6। और वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ये वाला 7 हो जाएगा और इधर वाला ये 8 हो जाएगा। तो टोटल 8 हो गए हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में बता देता हूँ कि जब ये लोग ऐसे डबल करके आते हैं ऐसा ऐसा या आकृति के साथ में, तो इसका तो 8 तो होता है, इसका भी 8 होता है। साथ में ये लोग जो 2 जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए एक ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया, तो ऐसे में +2 हो जाता है। और जब 2 लोग ऐसे जुड़े रहेंगे तो ठीक है, तो आप ऐसे काउंटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में लाइट का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? पार्श्व मतलब ये वाला दर्पण प्रतिबिंब। देखिए कई प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो होता है जल प्रतिबिंब जो नीचे की ओर उल्टा करके बनता है, जो आपको ठीक ठीक मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये तो उसे सीधे सीधे लिखते हैं, ये कोई प्रतिबिंब नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे ये है अपना पार्श्व प्रतिबिंब, जो ऐसा मतलब इधर से दर्पण लगा दोगे या फिर इधर से लगा दोगे तो उल्टा करके ये दिखाई देगा। और ये क्या है, ये जो हिस्सा सी वाला दिखाई दे रहा है ये जल प्रतिबिंब है। और इसमें इसको ठीक है अपोजिट करके लिखा गया, ठीक है, इसको उल्टा करके लिखा गया। तो जल प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब की बात करेंगे तो बी वाला विकल्प अपना सही है। और अगर जल प्रतिबिंब कहता है तो सी वाला विकल्प सही होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कथन और निष्कर्ष है। कथन क्या दिखाई दे रहा है? कथन है सभी मोबाइल ब्रांडों में सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। तो निष्कर्ष क्या दिखाया गया है? अन्य मोबाइल ब्रांडों की मार्केट शेयर प्रचलित है, तो वो भी शेयर प्रचलित है, यानी ये सही है। अन्य कोई मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं, ये वाला नहीं होगा, केवल पहला वाला अपना सही होगा। कोई भी अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वे सब लोकप्रिय हैं। तो यहाँ पे केवल पहला वाला हमारा सही है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कथन निष्कर्ष के बाद आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 kg ऑब्जेक्ट, 1 किलोग्राम का
वस्तु है फॉल फ्रॉम हाइट 30 मीटर, 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है ग्राउंड पे, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विल बी, कितना काम किया गया यही हमको बताना है। जी आपको लेना है कितना 10, तो किया गया काम W बराबर हो जाएगा यहाँ पे संचित ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा जो भी मिलती है जितनी ऊंचाई पे गिर रहा है, तो यहाँ पे mgh से हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो m अपना हो गया 1 किलोग्राम, g का मतलब 10 लेंगे और h का मतलब 30 लेंगे, 30 हमारा 300 जूल जो मिलेगा वो अपना यहाँ पे किया गया कार्य होगा। अच्छा, mgh को लेकर के इस पूरे कई सेटों में, पिछले वाले सेट में भी, उसके वाले पिछले वाले सेट में भी कई क्वेश्चन आ चुके थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आगे में भी। आगे वाले क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों और कथनों पर विचार करें और तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। 6 बक्सों का कुल भार क्या है? प्रत्येक बक्से का भार बराबर है। कुल भार हमको बताना है, प्रत्येक बक्से का भार बराबर है, ऐसा हमको बताने के लिए कितने प्रश्नों की आवश्यकता होगी? पहला कथन दिया गया है कि प्रत्येक बक्से का एक तिहाई भार 2 किलोग्राम है, तो इसके ज़रिए हम प्रत्येक बक्से का भार निकाल कर 6 बक्सों का भार निकाल सकते हैं, यानी ये पर्याप्त है। दूसरा देख लेते हैं तो 4 बक्सों का कुल भार 2 बक्सों के कुल भार से 12 किलोग्राम अधिक है, तो यहाँ पे भी हम इसके ज़रिए भी निकाल सकते हैं, आंसर हमको मिल जाएगा। तो या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला, दोनों साथ में यूज़ नहीं किए जाएंगे, या तो हम पहले से निकालेंगे एक अलग कुछ आंसर मिलेगा, या तो दूसरे से निकालेंगे एक अलग आंसर मिलेगा, या फिर सेम ही मिल सकता है लेकिन दोनों साथ में प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम कहेंगे या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला पर्याप्त है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको केवल पहला वाला पर्याप्त करके आप चले आ सकते हैं, क्योंकि पहला वाला तो पर्याप्त है ही है, दूसरा वाला भी चेक कर लेना है कि वो पर्याप्त है कि नहीं है। ठीक है, तो या तो पहला या तो दूसरा पर्याप्त है। आगे वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दिया गया है, क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाज़ारों में पॉलीथीन बैग का उपयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए? अब तर्क है हाँ, इससे पर्यावरण में अधिक हानि होती है, लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपना बैग ले जा सकते हैं। परफेक्ट है, करेक्ट है। नहीं, यह सुविधाजनक नहीं है, बिल्कुल नहीं भैया, ये सुविधाजनक है, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला अपना सही है। आगे है कहा गया है द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेस्ड मीडियम और कॉल्ड। ऑर्डर का मतलब होता है गंध। ठीक है, यहाँ पे एक सब्सटेंस मतलब एक वस्तु, एक पदार्थ जिसका ऑर्डर मतलब ऑन ऑर्डर जो होता है, ये गंध जो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेस्ड मीडियम में, तो वो क्या कहलाता है? पहले बात तो ये इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर बताते हैं कि एसिड में कौन है, बेस में कौन है, यानी कौन अम्ल है, कौन सा क्षार, ये बताने के लिए कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे एसिड बैग इंडिकेटर भी होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर भी होता है जो हम निर्माण करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि हल्दी हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ये होते हैं। और उसी में आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये जो होते हैं गंध वाले अपने इंडिकेटर होते हैं, जो कि अम्ल में दूसरे प्रकार की गंधें देते हैं, क्षार में दूसरे प्रकार की गंधें देते हैं। इनमें आ जाता है अपना प्याज। ठीक है, प्याज इसके अंतर्गत आता है। तो प्याज भी अम्ल और क्षार को बताता है और इसकी गंध बदलती रहती है अम्ल और क्षारीय माध्यम में। तो आपको समझ में आ गई हुई बात। हालांकि इसको खोजने के लिए मुझे काफ़ी समय लग गया था। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व मंडलीय की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? भाई हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व कहा जाता है, ये अभी भी आधुनिक आवर्त सारणी में भी आवारा तत्व ही है, तो मंडलीय की आवर्त सारणी में कौन सा यह अपना स्थान पा ही लेगा। ठीक है, अभी भी आपसे पूछा जा सकता है आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है आवारा तत्व, क्योंकि इसका कोई स्थान अभी भी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेल के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी सहायता के लिए 1982 में किसकी स्थापना की गई थी? खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई थी, जो उनको पैसा देता है। अब यहाँ पे एक बहुत भयानक स्थिति की बात समझ में आ रही है कि कोई खिलाड़ी जो होता है अपने समय में सर्वोच्च स्तर पर रहता है, उसका जीवन एकदम भयानक खुशहाल रहता है, और वही खिलाड़ी कुछ दिनों बाद
तंग हाल हो जाता है, उसकी वाट लगी होती है ज़िंदगी की, जैसे कि अभी हमारी वाट लगी है, उसका परिवार दुख में जीवन बिताता है। ये भारत सरकार की अच्छी सोच है, अच्छी खोज है, जिन्होंने ये विचार लाया है, जिसकी वजह से पूर्व खिलाड़ियों को थोड़ी सी अनुग्रह राशि दी जाती है। ये अच्छी सोच है, लेकिन हालांकि मुझे अभी भी पीड़ा हो रही है इस बात को लेकर के कि ऐसी भी स्थितियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक काजीपेट जिसकी आबादी 4000 की है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी 4000 लोग हैं और हर दिन उन व्यक्तियों को 9 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। उनके पास 15x10x6 बाई मतलब इनके माप का आयताकार टैंक है। यदि टैंक पूरा पानी से भरा हो तो टैंक को पानी कितने दिन तक चलेगा? तो भैया टैंक का पानी बटे एक व्यक्ति का जो खर्च है, मतलब कितने व्यक्ति, पूरा शहर एक दिन में कितना खर्च कर लेता है। तो प्रतिदिन 9 लीटर की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति के लिए। 4000 की मतलब 4 से गुणा कर देंगे। फ़िलहाल तो हम निकाल लेते हैं कितना पानी हमारे पास है। तो 15 × 8 × 6, ये तो घन मीटर हो गया। लीटर में बदलना है, 1000 से हमको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो नीचे हम लिखेंगे 4000 × 9 लीटर। ये हो गया पूरे शहर के एक दिन की पानी की आवश्यकता की मात्रा। बहुत ही सिंपल, काट दिया हमने। 4 से काट दिया 2 मिल गया, 3 से काट दिया 3 मिल गया, 2 मिल गया, 3 से काट दिया 5 मिल गया, 5 दूनी 10 दूनी 20 दिनों तक पानी ये चलेगा। बहुत ही सिंपल, आसान और सरल क्वेश्चन का आंसर रहा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा? बहुत ही सिंपल सा काम, 1 में 5/16 को घटा दो। 1 में 5/16 को हमने घटा दिया, 16 × 16 - 5 बराबर हो जाता है 11/16। अब 11/16 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, 11/32 दिखाई दे रहा है, 16 नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें देखो 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 गुणा, 11 दूनी 22 और 16 दूनी 32। पहला वाला विकल्प हमें सही दिखाई दे रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पे, यानी कि सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है? ये तो बच्चा जानता है, पारा होता है, ठीक है। यही द्रव तापमान या फिर कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहती है, जो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगली आकृति कौन सी होगी वो हमको यहाँ पे बताना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, फिर शिफ्ट होकर नीचे आ जाए, फिर शिफ्ट होकर यहाँ पे 4th नंबर पे पहुँच जाएगा। 4th नंबर पे सभी विकल्प दिए गए हैं। इनफाइनाइट का, अब यहाँ पे एल की आकृति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका ठीक अपोजिट हो रहा है। अभी इस आकृति के लिए ऐसी आकृति में हमको जो भी दिखाई देगा वो सही होना चाहिए। सी वाला हमारा परफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी का अपोजिट हो रहा है, तो सी वाला आंसर सही है। आगे है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं, मतलब जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित हो जाती हैं तो वे निर्माण क्या करती हैं? युग्मनज का निर्माण करती हैं, ठीक है। युग्मनज का निर्माण करती हैं। 2 जीवाणु कोशिकाएं जब संयोजित होती हैं तो युग्मनज का निर्माण करती हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत ये होता है, जिससे बाद में भ्रूण भी बनता है युग्मनज से। कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC में DEF इस प्रकार है कि तीनों भुजाएं ABBCC के सभी मध्य बिंदु हैं। BE और DF एक दूसरे को X पर काटते हैं। ओके, मैं चित्र बनाते हैं पहले। तो ये हो गया एक त्रिभुज, क्या नाम हो गया? ABC। और यहाँ पे BC का मध्य बिंदु क्या हो गया? D हो गया है। CA का मध्य बिंदु E हो गया है और AB का मध्य बिंदु F हो गया है। कौन एक दूसरे को काट रहा है? BE काट रहे हैं DF को। BE DF को कहाँ पे काट रहा है? X पर काटते हैं। तो DE और CF एक दूसरे को Y पर काट रहे हैं। क्या चित्र बना है? Y पर काटते हैं तो XY किसके बराबर होगा? XY किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? क्या मजाक भरा क्वेश्चन रहा है। शाबाश, भयानक बातें रही हैं। तो दोस्तों चलिए बात समझते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे अगर EF को मिलाया जाएगा तो वो BC के आधा होगा। BC का
BC का आधा होगा। कारण जान लीजिए, क्योंकि जब भी ऐसा समांतर रेखाएं से खींची जाती हैं, मध्य बिंदु से जब खींची जाती है तो इनका अनुपात ऐसा आधा के बराबर ही हो जाएगा। ये समरूपता का बहुत बड़ा नियम है, मतलब बहुत बड़ा क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, सेल्स का प्रमेय लगता है, तो वहाँ पे ये बताता है कि आधे के बराबर हो जाएगा। और जब ये EF BC के आधे के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे भी ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें जो XY मिला है ये भी इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं पे मिलता है, ठीक है, मध्य बिंदुओं पे मिलता है। तो ये EF का भी आधा हो जाएगा ये XY, तो XY एट लास्ट BC का चौथाई भाग रह जाएगा, चौथाई हिस्सा रह जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 BC के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत दमदार था, ऐसा क्वेश्चन की मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या होगा भैया। कह रहे हैं जब एक धातु को पानी के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। पानी के साथ क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तब पर भी हाइड्रोजन गैस देती हैं। आगे बात बढ़ाते हैं। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष हुआ था, तो SASC का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था इनका गठन। अगला वाला है कि क्वेश्चन दिया गया है कि श्रृंखला x1 x2 x3 xn के अंक गणितीय माध्य 1 है, तो 1 में n है, तो बटे में k है, तो इसका माध्य क्या होगा, तो वहाँ पे भी माध्य में भी बटे में 1 लग जाएगा, 1/k हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, ठीक है। जो भी ऐसे कर गुणा किया जाता तो उसमें k का गुणा हो जाता, 1k हो जाता, बटे में दिया गया तो 1/k हो जाएगा। बहुत सिंपल काम है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का प्रथम वायसराय था। ओके, अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। अगली प्रश्न आकृति कौन सी है, अगली आकृति कौन सी होगी, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको रखना है। तो इन्हीं का हमको यहाँ पे सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। स्टार पहले स्थान पे चला जा रहा है, फिर दूसरे स्थान पे है, फिर तीसरे स्थान पे कहाँ पे है भैया, यहाँ पे तीसरे स्थान पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो ही नहीं, केवल D वाला हमारा सही हो जा रहा है, ठीक है। तीसरे स्थान पे स्टार कहाँ दिखाई दे रहा, तो वही हमको देख रहा था, हमने देख लिया। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा गया है क्वेश्चन में, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, 2 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। तो भैया त्वरण के लिए देखिए पहला वाला सूत्र जो होता है V = U + AT लगने वाला है, V = U + AT लगने वाला है। यहाँ पे अंतिम वेग जो हो रहा है वो 5 हो रहा है, U का मान क्या है वो 0 हो रहा है, प्लस एक बात छोड़ दीजिए और यहाँ पे T का मान 2 हो रहा है, 2 ही यहाँ नीचे चला जाएगा, 2/5 मतलब 5/2 सॉरी 5/2 का मतलब 2.5 हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यही हमारा होगा। ये पहले समीकरण के साथ लग गया। 2017 में संपन्न हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव किस पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीती गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जीती गई, लेकिन ये 2017 का है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कहा गया वेन आरेख में बताइए कौन सा संबंध सही है, गाजर गोभी सब्जी। तो सब्जियों के अंदर गाजर और गोभी आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, तो C वाला विकल्प हमारा सही हो गया। आगे वाले पे चलते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया कि एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है, तो टैंक पूरा भरने में कितना समय लेगा। तो इस प्रश्न को करना कैसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई देखो 1/15 में वो भर सकता है, मतलब 1/15 भरता है। यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, क्यों लगाएंगे, क्योंकि खाली करने वाला है, उसको 1/x लगाएंगे, बराबर कर देंगे 1/20 ठीक है। तो 1/20 आगे इधर माइनस करेंगे, x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमको कुल मिला के 1/15 माइनस 1/20 करना है। LCM कितना हो जाएगा अपना 60, ठीक है। 15 चौके 60 ऊपर 4 चले गया, 20 3 60 माइनस 3 हो गया, 1/60 हो जाएगा, यानी 60 घंटे में ये खाली कर सकता है। अच्छा रहा क्वेश्चन ये। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का कहा जा रहा है भैया, देखते हैं कि सभी चट्टानें खनिज हैं, चट्टान हो गई, ये खनिज हो गया, चट्टान खनिज, और सभी खनिज अयस्क हैं, सभी खनिज क्या हैं, अयस्क हैं।
तो सभी चट्टानें अयस्क हैं, सभी चट्टानें अयस्क हैं, बिल्कुल सही है। सभी खनिज चट्टानें बिल्कुल गलत है, पहला ही केवल पहला अनुसरण करता है, यही हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कहाँ गया है, यहाँ पे है, क्या कहा गया है कि ललिता ने, भाई यही क्वेश्चन है ना, हाँ जी, ललिता ने एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रही है। वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 रुपये निर्धारित करती है। नीचे दी गई तालिका में उसके द्वारा किए गए खर्च और कितनी धनराशि बच जाएगी, क्या है, आधार पर ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि बच जाएगी। उसने क्या किया है, बिना सिलाई कपड़ा 50% का खरीद लिए है, सिलाई के लिए सहायक उपकरण 20%, 20 50 70 होता है, 70 मतलब 30%, 30% हमारा बच जाएगा। तो 20,000 का हमको निकालना है यहाँ पे 30%। क्या मैंने जीरो ज़्यादा तो नहीं लगा दिया, मैं एक जीरो काटना था, मैं कौन सा जीरो काट रहा हूँ, ये पीछे वाला काटना चाहिए। तो 2,000 बचा, 3 दूनी है 6,000, 6,000 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतना पैसा उसके पास बच गया है। अगला है, हाउ मेनी सेक्टर्स आर इन द फॉलोइंग फिगर। सेक्टर मतलब होते हैं त्रिभुज का, देखो भैया उसको त्रिज्यखंड में कहता हूँ, यहाँ पे त्रिज्या के आधार पर जो काटा जाता है त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इतने कितने इसमें कितने सेक्टर हैं वो हमको बतानी हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही मजाक भरा नहीं है। देखो गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4, देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 ठो वृत्त हैं। सभी में जब ऐसे काटा गया है, देखो ऐसे काटा गया, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 4 ठो सेक्टर हो गए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 कर सकता था मैं, लेकिन नहीं हो पाएगा, ऐसे गिनने लगे तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 ही आपके पास सेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है। सबसे नया पर्वत, यार हिमालय पर्वत सबसे नया पर्वत है। चलो अच्छी बात है, बहुत बेहतर है। वैसे भी हिमालय योगियों की शरण स्थली रही है, वहीं पे जाके सभी लोग ध्यान लगाते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हमें भी ध्यान लगाने की आवश्यकता है। क्या है भैया, भाई ठीक है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी है, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन पर उसे लाभ या हानि प्रतिशत हुआ, क्या हुआ ये आपको बताना है। मान लो भैया 100 रुपये उस दाम पे लिखा था, उसने 80 रुपये में ख़रीद लिया, उसके बाद 100 रुपये में फिर से बेच दिया। उसका फ़ायदा कितना हुआ, 20 रुपये का ख़रीदा उसने, कितना था 80 रुपये का, गुणा करेंगे किससे, 100 से, ये काट दिया ये काट दिया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 से काटने पर कितना हो गया 25% का उसको फ़ायदा हो गया। क्या अच्छी बात है, इतना आसानी से। आगे बात है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था भैया, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। क्या बात है, गुरुदत्त, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, मुझे नहीं पता था। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी हमको मतलब कहा जा रहा है, इसको क्वेश्चन को सही से सही नहीं माना गया है। हालांकि इसका उत्तर निकाला जा सकता है, एक बार हम इसको ट्राई कर लेते हैं। सूरज अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो बहुत अच्छी बात है, 3 गुना बड़ा है। तो हमने यहाँ पे सूरज का देखो, उसके बेटे का मान लिया है x, उसका सूरज का हो गया 3 गुना, उसका 3x, और 8 साल बाद +8 और +8, अर्जुन की आयु का 2.5 गुना होगा। अर्जुन की आयु में 2.5 से गुणा करना पड़ेगा, 1.5 2 2.5 2.5 से, ठीक है। 2.5 के इधर गुणा हुआ, उधर जाके माइनस 0.5 होगा। 25 का जब 25 अट्ठे 200 होता है, एक अंक पे दशमलव यानी कि 20, ये उधर जाके माइनस हो गया तो 8, कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे, एक्स यहाँ पे था, कितना मिल जाएगा 12, यहाँ पे दशमलव 5 नीचे जाएगा, और ऊपर 0 बढ़ाएगा, 5 से काट देंगे, 5 2 नहीं है 10, 5 चौक 20, 24, यक्स बराबर 24, यानी कि उसका बेटा हो गया 24 का, ठीक है, बेटा हो गया 24 का, और वो होगा उसका 3 गुना बड़ा, गुणते करते हैं 3 से, तो 3 चौके 12, और 3 दूनी 6 1 7, 72 का हो जाएगा। 8 8 16 साल के बाद
16 साल के बाद ये कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20 10, ये 2 1 3 1 4, और यहाँ पे 16 साल बाद कितना हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 8 88 के। और कितने गुना बड़ा हो रहे हैं, 88/40 कर देना है हमको। 4 दहम 40, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22, काटेंगे 2 से 5, 2 से काटेंगे 11, 11/5 है, 5 दूनी 10, 2 से ही 1/5, 2 से 1/5 गुना होंगे, 2 से 1/5 कहीं पर हमको दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से इस क्वेश्चन को गलत माना गया था, मतलब इसका ऑप्शन सही नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एप्पल ने इस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था, तो 2010 में इन्होंने ये कारनामा किया था। क्या खतरनाक बात है, 2010 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहा गया है कि इन द इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2016 में ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, ऑक्सीजन वहाँ पे निकलती है, O2 क्या है, निकलती है, तो इसकी आवश्यकता तो है नहीं भाई, ये तो उसके लिए उसका रिजल्ट में निकले है ना। आवश्यकता मतलब जो पहले ज़रूरत होती है वो होती है। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। भाई यहाँ पे 14, 42 और 77 का लघुत्तम निकालना है। तो देखिए 14 का गुणनखंड जो होता है वो 2 गुणते 7 होता है, 7 दूनी 14, और जो 77 का होता है वो होता है 11 गुणते 7, 11 गुणते 7 होता है, और जो 42 होता है वो 7 छंग 42 होता है। क्या होता है 42, 7 छंग 42 होता है, लेकिन 6 का होता है 3 दूनी 6। ओके, तो इनके एलसीएम के लिए जो चीज़ें दोनों में तीनों में मिल रही है वो हो जाएगी, और जो 2 लोगों में मिल रहे हैं जैसे 2 2 वो हो जाएगा, और 11 और 3 को रख ही लेते हैं, 3 को रख लिया। 3 दूनी 6 होता है, 7 छंग 42 होता है, और 42 को जब 11 से गुणा करना है तो 4 और 2 को ऐसे लिखिए, 4 2 6, बीच में 6 लिख दीजिए। ये पहला वाला विकल्प हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कथन निष्कर्ष हमको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं। क्या कहा गया है, कुछ नींबू लाल हैं, कुछ नींबू हो गए नींबू, ये हो गया रेड यानी कि लाल। कुछ चुकंदर नींबू हैं, कुछ चुकंदर, लो भैया कुछ चुकंदर हो गए वो नींबू हैं। तो कुछ नींबू कूद हैं, क्या यार, कुछ नींबू कूद हैं। यहाँ पे क्या कहना है, चुकंदर हैं, चुकंदर लाल हैं, चुकंदर लाल हैं, दोनों ही अनुसरण नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, यहाँ पे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, मजाक कर रखा है हमारा, मतलब नहीं कर रहा अभी। Who among the following was honored with the Cecil B. DeMille Award at 15th Golden Globe Award? अब यार ये मुझे नहीं पता। ओपरा विनफ्री को ये दिया गया था। अब आगे वाले पे हम चलते हैं, ये हमारे पास का नहीं है। बात कर रहे हैं शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। भाई शक्ति क्या होते हैं, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, ये बात सही है। सो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है हमें मिला हुआ 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि x बराबर दिया गया √6 - 1 बटे √6 + 1, y बराबर दिया है √6 + 1 बटे √6 - 1, और हमको जो मान ज्ञात करना है वो 3x² + 5x + 3y² बटे 3x² - 5xy माइनस और प्लस 3y², इसका मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को चलिए देखते हैं। अब जैसा कि ये प्रश्न था बहुत लंबा, इस वजह से हमने इसको हल करने के लिए थोड़ा सा हथकंडा अपनाया है और मैंने कुछ अलग पेज पे सॉल्व किया है। मैं आपको पूरी बात को समझा देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू जो दी गई थी, ये जो y की वैल्यू दी गई थी वो हमने लिख ली है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमको सॉल्व करना था वो हमने लिख लिया है। अब जो सॉल्व करना था उसमें थोड़ा सा सॉल्व करके हमने कुछ बेहतर करने की कोशिश की है।
अब हमारे पास 3x² था, 3y² था। अगर यहाँ पे 6xy हो जाता तो हम 3 कॉमन लेकर के ये बना सकते थे x² + y² + 2xy, क्योंकि 3 दूनी है 6 हो रहा है, तो 6 हमको यहाँ पे चाहिए था। तो हमने x y को जोड़ा है ताकि ये 6 हो जाए और माइनस किया है ताकि हमारा मान भी संतुलित रहे, तो इस वजह से यहाँ पे -xy मिल गया है। सेम यही पोजीशन अपने y के साथ नीचे वाले में कही है, चूँकि यहाँ पे माइनस में था तो हमको यहाँ पे -xy रखना था और प्लस xy अलग में एक्स्ट्रा ऐसे बच जाता, तो ये कुछ ऐसा हो गया। बाकी ऊपर नीचे हमने 3 कॉमन ले लिया है। हाँ, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि 3 से 3 काट दिया जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस वाली गिनती दिखाई दे रही है, तो इस वजह से आप 3 को नहीं काट सकते हैं। फिलहाल इस ऊपर वाले हिस्से को आप समझ सकते हैं कि x + y का होल स्क्वायर हो रहा है, नीचे वाले हिस्से को आप समझ सकते हैं कि x - y का होल स्क्वायर हो रहा है। इस स्थिति के कारण हमको x + y की यहाँ पे वैल्यू चाहिए कि x + y और x - y की वैल्यू रख कर के यहाँ पे होल स्क्वायर हम कर सके, तो इसको हमको थोड़ी सी वैल्यू चाहिए और यहाँ पे 3 और 3 तो रहेंगे ही, तो x + y x - y को हमने यहाँ पे निकालने का प्रयास किया है। तो x + y बराबर उन्हीं चीज़ों को हमने जोड़ा है। अगर इनको जोड़ेंगे तो इनका हर का गुणा कर दिया हमने, ठीक है, जहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा। यहाँ पे √6 + 1 था, √6 - 1 था, क्योंकि हर का गुणा होता है सीधा सीधा, एलसीएम तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हमने गुणा कर दिया, जहाँ पे √6 का स्क्वायर बन के 6 - 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो चुका है। अब इसका हिस्सा तिरछा गुणा करके इधर गुणा किया, तो जब यहाँ पे √6 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 + 1 - 2 √6 मिल जाएगा, जो कि जोड़ने पर यहाँ वाला हिस्सा 7 बन जाता है, तो 7 - 2 √2 ये चीज़ें हमने लिखी हैं। और यही जब प्लस वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा प्लस वाले के साथ में, तो प्लस वाले के रूप में भी मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करना है, तो हमने यहीं पे ऐड किया है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे ये माइनस प्लस वाली गिनती काट रही है, 7 - 14/5 हमको मिल रहा है, 6 में से 1 घटाने के बाद 5 मिल रहा है। यही x - y निकालने का प्रयास किया गया है, तो नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा और x में से y को घटाया गया है। अब यही वाला चीज़ बीच में माइनस लग जाएगा, ठीक है, बाकी सारी गिनतियाँ वही रहेंगी, वही गिनतियाँ सेम टू सेम रहेगी, बस यहाँ पे दोनों के साथ हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब की बार 7 जो प्लस वाला है वो गिनती माइनस प्लस माइनस में 7 वो कट जाएगा। अब ये दोनों माइनस में है तो जोड़ करके 4 -4 √6 हो जाएगा और बटे में 5 मिल जाएगा। अब इन्हीं चीज़ों का हमने यहाँ पे वर्ग किया है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट वर्ग। थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं, तो हमने यहाँ पे 14/5 था, तो 14 का वर्ग 196 बटे 5 का वर्ग 25 कर दिया है, 3 का यहाँ पे लेकर गुणा कर दिया है इतना, और x y की वैल्यू जो है -1 मतलब x y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब देख सकते हैं x और y ऊपर नीचे गिनती है सेम टू सेम है, ये वाली इसके साथ कट जाती है, ये वाली इसके साथ कट के 1 मिल जाता है, इस वजह से यहाँ पे हमने 1 लिया है। सेम पोजीशन हमने नीचे वाले हर के साथ में की है। हमारे साथ यहाँ पे मिला था -4 √6/5, तो 4 का वर्ग 4 छंग क्या होता है, 4 चौक 16 होता है, और 6 का √6 का वर्ग 6 होता है, 16 छक्का 96 जो मिला है, वही चीज़ को हमने यहाँ पे 96 रखा है, 96 रखा है, और 96 गुणते 3 रखा है, बटे 25 रखा है। अब क्या है कि 196 का 3 से गुणा, 96 का 3 से गुणा हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से 25 फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे गुणा करके ये लिख लिया है, चीज़ों को देखेंगे कि गुणा करने पे ये 96 गुणते 3 बराबर इतना मिल गया, -25 से कम 25 ही हो गया, और ये वाला 25 के साथ कटेगा लेकिन गुणा करने के बाद कटेगा, ठीक है। 96 गुणते 3 बराबर 288 हो गया, और प्लस पे यहाँ पे 25 हो गया। अब हमने क्या किया है, इसमें से इसको घटा दिया, इसको जोड़ दिया, घटाने के बाद ये मिला, जोड़ने के बाद ये मिला, जो कि हमारा एक आंसर मिल जाता है, और ये विकल्प नंबर 3 हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। इसका शॉर्टकट तरीका मैंने खोजने की बहुत कोशिश की, पर मुझे नहीं मिल पाया। जितना शॉर्टकट हो सकता था उतना शॉर्टकट मैंने किया है, हालांकि हो सकता है इस चक्कर में आपको समझ में भी ना आया। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक ने अपने सहयोगी, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं चल रहा है, सफ़ेद कलर लिया है मैंने। क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक ने अपने सहयोगी से कहा कि मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधक के सामने प्रस्तुत करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यानी कि कुछ खास बात होगी भैया। पूर्व धारणा, उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए होंगे, सही है भैया, कुछ नया किया होगा, इसी वजह से उत्साहित हैं। प्रबंधक के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो शीर्ष प्रबंधक पर एक प्रभाव डालती है,
बिल्कुल सही भैया, दोनों ही अवधारणाएं अंतर्निहित हैं। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया है कलाई से घड़ी जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार उंगली से अंगूठी होगी भैया, अंगुली में अंगूठी पहनी जाती है। अगली वाला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन इज ट्रू सिंस ऑकर ओनली। यहाँ पे अच्छे से कहाँ पे समझ में आएगा, इन वैक्यूम, वैक्यूम में यानी कि निर्वात में ये बहुत अच्छे से सेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या यार, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो दो भी यहाँ पे 200 पुरुष यहाँ पे और इनका जो दिनों की संख्या है 1024 हम रख लेते हैं और बराबर कर देते हैं यहाँ पे 256 और गुणते अपना यक्स पुरुषों की संख्या के, ठीक है। अब ये 256 जो है 1024 से कट रहा है, देखिए हम यहाँ पे काट के इसको छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी बार में कटेगा। 2 से काटेंगे या फिर 4 से काट लें। 4 दूनिया 8, ठीक है, और 4 से काट रहे हैं, ठीक। 4 दूनिया 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, यानी कि देखिए भाई 256 से काटेंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा, तो ये कट गया, 4 बचा है। 4 दूनिया 8, 800 मिल गया क्या, पुरुषों की संख्या मिल गई है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। दोनों ही सदनों में ये पारित होता है तभी संविधान बनता है, ठीक है। दोनों ऊपरी और निचले सदन दोनों में अलग अलग से पारित होता है, उसके बाद बनता है संविधान। आगे, प्रोटीन संश्लेषण में 6 इवेंट से एक क्या निर्माण होता है, mRNA प्रति का निर्माण होता है, ठीक है। mRNA प्रति का निर्माण होता है। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो हम देख पाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए 8 और 12 दिन में एक खेत को मतलब अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 दिन में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। यदि वे 1-1 घंटे कार्य अवधि की वैकल्पिक रूप से काम करें यानी बारी बारी से काम करें तो, और जिसमें कुलदीप 9 बजे कार्य शुरू करे तो कार्य की कटाई मतलब खेत की कटाई कब तक ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं भाई बात करेंगे कुलदीप की और यहाँ पे आगरकर की। दोनों जो है ये 8 दिन में कर सकता है, ये 12 घंटे मतलब कर सकते हैं। 12 और 8 का जो एलसीएम होगा 12 और 8 का वो 24 हो जाएगा। अब इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। 8 त्रिक 24 यानी ये 3 काम करता है। अब 12 दूनी 24 यानी 2 काम करता है ये, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ा जाएगा तो फिर 1-1 घंटे ये बारी बारी से काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका जो योगफल है भाई, देखो कुलदीप और आगरकर ये 2 मतलब इनके 1-1 घंटे का काम जोड़ा जाए तो 2 घंटे का काम हुआ। और काम कितना, 2 घंटे तक काम किया तो काम कितना हुआ, 5 काम। और कितना काम है टोटल, 24 काम है। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 4 बार जा रहा है तो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 4 से दोनों तरफ हम करते हैं गुणा, 4 से दोनों तरफ करते हैं गुणा। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि 8 घंटे काम हो गया और 5 चौके 20 काम खत्म हो चुका है। अभी काम कितना बाकी है, वो 4 काम बाकी है। और अब कौन करेगा, अब कुलदीप करेगा भाई। कौन करेगा, कुलदीप करेगा। अब कुलदीप भाई देखो क्या करता है कि वो 1 दिन में 1 घंटे में केवल 3 ही काम करता है, काम तो हैं 4। तो कुलदीप पहले काम करेगा, 3 काम खत्म करेगा, 1 काम बचा रहेगा। लेकिन उसने कितने घंटे ले लिए, 8 घंटे अभी तक थे, अब 1 घंटे उसने ले लिए। अब काम कितना बचा है, 1। फिर आगरकर आएगा। आगरकर पूरे घंटे में 2 काम ही करता है और 1 काम करना है उसे, तो आधे घंटे का समय लगेगा उसको करने के लिए। तो कितना, आधे घंटे का। तो 8-1 9, 9 साढ़े 9 घंटे का समय लगने वाला है। अब 9 बजे इन्होंने काम करना शुरू किया था, ठीक है। 9 3 हो जाएगा 12, 3 घंटे इधर लग गया, 12 लग जाएगा। और फिर बचे हैं 6 यानी कि 6 बज जाएंगे, 6 बजे और फिर आधे घंटे लग जाएंगे यानी 6:30 बजे ये काम ख़त्म कर पाएंगे, यानी खेत की कटाई पूरी ख़त्म हो पाएगी। तो ये रहा आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो भाई बात किया जा रहा है कि इसमें भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो भैया दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक और आयातक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 12 mv²।
तो 1/2 लगा दिया, m का मान 10 लिख दिया और v का मान 5×25 कर दिया, 5 की घाते 2, 5×25 कर दिया, काट देंगे बितना भाई यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5, 25 पंजे 125 होता है, 125 जूल जो हो गया, पहला वाला विकल्प हमारा सही हो गया। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है सरलीकरण से संबंधित, और क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन है। करते हैं यहाँ पे पहले भाग, तो 9 से भाग करेंगे, 9 का 9, 9 3 27 13 हो रहा है, 13 2 26 13 39 13 चौके 52, यानी कि 52 हो गया यहाँ पे गुणा करने पर। 17 में से घटाना है इसको, 17 में से घटाना है 52 को, तो 17 में से 52 को घटाना क्या है, 52 में 17 को घटाना है, वही उल्टा काम माइनस में मिलेगा। तो 12 में से 7 गया, 7 5 12 तो 5 मिल जाएगा, और 4 में से 1 गया 3 मिल जाएगा 35। और इस माइनस की वजह से, ठीक है, यहाँ पे माइनस की वजह से अपना प्लस हो जाएगा, यानी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो 5 3 8 हो गया और 4 3 7 हो गया, 78 हो गया। और फिर 67 में इसको माइनस करना होगा, क्योंकि 67 के बाद माइनस है, तो इसमें से अब वही घटाना क्या, उल्टा ही घटाना होगा। तो 8 में से 7 गया 1 मिला, 7 में से 6 गया 1 मिला, यानी कि -11 मिल गया। 11 से जब -11 से जब 66 को भाग करेंगे, 11 छके 66 यानी 6 आएगा, लेकिन माइनस होने की वजह से -6 मिल जाएगा, यानी पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है, और ये 50वां क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो लाएंगे पार्ट 2 में, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।